अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जैसे मैं आजकल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब देखता है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, तो यूट्यूब भी उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाता है। तो इस तरह हमारी MMTV की उस फैमिली का इजाफा होगा जिनके लिए ये स्टोरी राहत का, सुकून का बायस बनती है। वो अपनी दुख, मुसीबत, परेशानी को भूल के उन लम्हों को एंजॉय करते हैं जब तक वो कहानी सुन रहे होते हैं। तो इस नेक अमल में आप भी मेरा साथ दीजिए, ये कहानी लोगों के लिए सुकून का बायस बने। जब आप वीडियो को शेयर कराएंगे तो खुद ब खुद हमारी फैमिली का इजाफा होगा। यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज की जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, मैंने उनका फ़र्ज़ी नाम रखा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपनी स्टोरी भेजें और आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं फ़र्ज़ी बताऊं, तो फ़र्ज़ी नाम लिख दिया करें। मेरा रियल नाम ये है, लेकिन आप कहानी में मेरा फ़र्ज़ी नाम ये बताइएगा। और जो लोग भी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो को देखा करें। उसमें तरीका बताया होता है, हर वीडियो के एंड में मैं तरीका बताता हूं कि इस तरीके से आप कहानी सेंड करेंगे तो आपकी कहानी मिस नहीं होगी। आप लोग मेहनत करते हैं, लिखते हैं कहानी को इतनी मेहनत से, या फिर वॉइस में से रिकॉर्ड करते हैं और एक छोटी सी गलती करते हैं, आपकी कहानी रह जाती है। तो वो तमाम लोग जो आगे भी कहानी भेजना चाहते हैं, आखिर में तरीका जो लिखा हुआ है उस पर ज़रूर अमल किया करें। आज की कहानी मुझे भेजी है बांग्लादेश से और इनका फ़र्ज़ी नाम मैंने रखा है मिलता जुलता, सुल्तान मोमिन शाही। बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ है और ये उनके जवानी की कहानी है, जब वो जवान थे, यंग थे, और अब तो माशाल्लाह उनकी काफ़ी एज हो चुकी है। सुल्तान मोमिन शाही बांग्लादेश से। वो कहते हैं, जिस मदरसे में मैं पढ़ता था, ये मदरसा मेरे नाना अबू ने बनाया था। उस इलाके का ये बहुत बड़ा मदरसा था जहाँ पे और भी काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते थे। मैं यंग था, 19-20 साल 21 साल उसकी उम्र थी उनकी, लेकिन मेरा इखलाक, मेरा मिलना मिलाना, लोगों से उठना बैठना, बातें करना बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा लोग मेरे दोस्त बन चुके थे। वैसे भी नाना अब्बू की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम किया जाता था, तो इस हवाले से भी लोग प्यार से मिलते थे, रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन मुझे बचपन से ही अमलियात सीखने का, अमलियात करने का शौक़ था। मैं उस मदरसे में पढ़ रहा था, नाना अब्बू के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें जानता था कि जिन्नात, अमलियात, वज़ाइफ के हवाले से वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे वो अभी बताने को इसलिए तैयार नहीं थे कि वो कहते थे अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो, जब वक्त आएगा तो चीज़ें खुद ब खुद पता लग जाएंगी। लेकिन मेरा जुनून, मेरा शौक़ मुझे बहकाता रहता, मैं भटकता रहता और मैं फिरता रहता हर उस जगह पे जहाँ से मुझे कुछ भी हासिल हो जाए। इस वजह से सिर्फ़ अपने हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती नहीं थी, अपनी उम्र के बड़े लोगों के साथ भी मेरा उठना बैठना, दुआ सलाम थी, अदब व एहतराम का रिश्ता था। वहीं पे हमारे एक, जिनको हम, बाकी उन्होंने कहा रियल नाम सारे बता दें, तो उनका नाम सिर्फ मैंने फ़र्ज़ी बताया, बाकी सारी जगहें और नाम जो हैं रियल हैं। सूरज भाई, ये है हमारे 45-50 साल के, नहीं, सूरज भाई जो थे तकरीबन ये उनकी उम्र 60 साल थी। उनका जो भतीजा था वो इसी मदरसे में पढ़ता था। सफ़ेद सी दाढ़ी रखी हुई थी, बारिश से इंसान थे, बुज़ुर्ग तबीयत के, इंतहाई मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, नफीस से इंसान। उनके भतीजे के साथ भी मेरी दोस्ती हो गई थी और उनके भतीजे ने ही मुझे बताया था कि जिस तरह तुम्हें अमलियात का शौक़ है, हमारे जो चाचू हैं, सूरज चाचू, वो भी इस तरह के अमलियात, वज़ाइफ और ये चीज़ें करते होते हैं। यूँ जब उनके चाचू आए तो मैंने उनके साथ भी दुआ सलाम की, गपशप की, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरी उनके साथ भी बहुत अच्छी दुआ सलाम दोस्ती हो गई। अब मैं रोज़ कभी न कभी किसी की तरफ जाता मिलता, लेकिन रात को हर सूरत में मुझे मदरसे में पहुंचना होता था और सोना वहीं पे होता था। तो एक दफ़ा सूरज भाई ने मुझे बुलाया और मैं सूरज भाई के घर मिलने के लिए गया। तो वहाँ पे पता लगा
काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो सारे बातें कर रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 45-50 साल के करीब थी। सॉरी, सूरज भाई की उम्र मैं गलत बोल गया हूँ। सूरज भाई की उम्र कोई 50-55 के करीब थी, लेकिन वहीं पे 45-50-55 की उम्र के काफ़ी लोग मौजूद थे। और सबसे एक जो बूढ़ा शख्स था, उसकी उम्र तकरीबन 60-65 साल थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और वह एक बुज़ुर्ग सा शख्स था, वहीं पे मौजूद था। सारे आपस में गपशप करते रहे, लेकिन मुझे उनकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ कि वो सारे अमलियात का शौक़ रखते थे और अपने अपने ज़िंदगी के तजर्बात, अपनी अपनी ज़िंदगी की बातें इस तरह की सारी शेयर कर रहे थे। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आ सकी वो थी अमावस की रात। ये बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है। इंडिया में, हिंदुस्तान में अमावस की रात को एक ऐसी रात कहा जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। चाँद जब बिल्कुल छुप जाता है, ज़ीरो तारीख होती है चाँद की, यानी 29-30 या जो भी चाँद ख़त्म हो जाता है, तो बिल्कुल उस रात कहते हैं अमावस की रात को सबसे ज़्यादा घुप अंधेरा होता है। और अमावस की रात को जिन्नात, चुड़ैलें, जिन, भूत, परीत, आत्माएं, चुड़ैलें, उनका मानना ये है सब बाहर निकल आती हैं। तो अमावस की रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमावस की रात की एक और कहानी भी है, इंशाल्लाह मैं आगे शामिल करूंगा। तो वो लोग बैठे अमावस की रात के हवाले से कोई बात कर रहे थे। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ सकी। घर में बैठा, मेरे जाने का टाइम हुआ, मैं वापस आ गया, मदरसे चला गया। और मुझे जाने जब लगा, सूरज भाई ने कहा कल आना। बुलाया क्यों था, मकसद समझ ही नहीं आ सका, मुझसे बात ही नहीं हो सकी। मैं बैठा रहा, वापस आ गया। वो लोग अभी बैठे हुए थे कि मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे मदरसे पहुंचना था, मेरा एक टाइम था। मैं उठने लगा वहाँ से, तो सूरज भाई ने कहा कल आना। मैं चला गया। जब मैं अगले दिन पहुँचा तो घर में सिर्फ सूरज भाई और वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग मौजूद थे। सूरज भाई ने मेरा तारुफ़ कराया और कहा ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत बड़े आमिल हैं। और मुझे सूरज भाई ने जो उनका नाम बताया, उनका नाम था नतेश हाजिंग। हाजिंग उनके कबीले का नाम था, उनका नाम नतेश था, नतेश हाजिंग। उन्होंने मुझे जब तारुफ कराया कि नतेश हाजिंग साहब एक बहुत बड़े आमिल हैं और बहुत सारे वज़ाइफ कर चुके हैं, चिल्ले वगैरह कराते भी हैं, करते भी हैं, तो मुझसे उन्होंने पूछा, हाँ नौजवान, क्या शौक़ है, क्या सीखना चाहते हो? तुम्हारा तारुफ हुआ है, मुझे बताया गया है, कल तुम आए थे, मैं तुम्हें देखा था, लेकिन कल मसरूफ़ियत की वजह से तुमसे बात नहीं हो सकी। आज तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, आज और कोई नहीं है कि तो तुमसे कुछ पूछा जाए, क्योंकि सूरज तुम्हारा बहुत जिक्र कर रहा था, बहुत चाहत है तुम्हारे अंदर, बताओ क्या चाहिए? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आप साहिबे इल्म हैं, वो आंख रखते हैं जो सबको देख लेती है, बग़ैर बताए भी पता लग जाता है। तो हजूर आपको क्या बताना कि क्या चाहिए, आप तो खुद देख सकते हैं। जो दिल की ख्वाहिश है, मन की मुराद है, बस वो चाहता हूँ पूरी हो जाए। मुस्कुराए, कुछ देर सोचते रहे और कहा, वक्त आने पे तुम्हें ज़रूर देंगे और तुम कर भी सकोगे, लेकिन अभी अपनी तालीम पे तवज्जो दो, अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो। बट हाँ, मेरे पास आ जाना, कोशिश करूँगा तुम्हें कुछ ना कुछ लाजमी दे सकूं। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ कुछ देर बैठा और उसके बाद चला आया। मेरा था कि शायद मुझे कुछ मिल सकेगा, लेकिन उन्होंने फिर वही बात कर दी थी कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो। मैं ज़रा डिसहार्ट होके आया कि यार ये क्या बात हुई, तो मुझे तो सीखना था। 2-3 दिन के बाद सूरज भाई मेरे पास मदरसे में, वो अक्सर अपने भतीजे से मिलने के लिए आते होते थे, मदरसे उनका चक्कर लगता था। जब मदरसे में आए तो मुझे कहते हैं, हाँ नौजवान, फिर तैयार हो? मैंने कहा किस लिए? वो कहते हैं, फ़लाँ तारीख़ को हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं। और उन्होंने जो लोकेशन बताई जहाँ पे उन्होंने जाना था, वो कहते हैं हमने फूल पड़ियाँ जाना है। असल बेल के पास एक गांव है जिसका नाम है आसेम, ये रियल लोकेशन है सारी, वहाँ पे हमने जाना है, चलोगे साथ? एक ख़ास मिशन है।
मैं एकदम से खुश हो गया। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर चलना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा बस तैयारी रखना, वो अमावस की रात है। जब तुम पहली दफ़ा आए थे तो एक जुमला तुमने सुना होगा, वहाँ पे अमावस की रात का जिक्र हो रहा था। उसी अमावस की रात को हम सब रवाना हो रहे हैं, बस तुम तैयार रखना। मैंने कहा ठीक है। बेचैनी से उस तारीख का इंतज़ार करना शुरू हो गया कि वो तारीख है और मैं रवाना हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती कह लीजिए कि जिस सुबह निकलना था उससे एक दिन पहले ही, कोई दिन के टाइम से ही मेरी तबीयत ऐसी ख़राब होनी शुरू हुई कि मुझे छींकें आनी शुरू हुई कि शाम तक बुखार हो गया। मैंने सुबह जाना था, गिन गिन के दिन गुजारे थे और फिर मैंने जितनी भी मेडिसिन ले सकता था मेडिसिन खा ली कि सुबह तक ठीक हो जाऊं और मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। मुझे जगह बता दी गई थी कि फ़लाँ जगह पे तुम पहुंच जाना। रात सारी मुझे बुखार रहा और जब सुबह हुई तो इतना और तेज़ हो चुका था कि वजूद का हिलाना ही मुश्किल था, उठना और उठ के जाना तो नामुमकिन था। हाय, मेरी मन की मुराद पूरी ना हो सकी। आज मैंने कहीं जाना था लेकिन आज शायद इस बुखार की वजह से नहीं जा सकूंगा, और ऐसा ही हुआ। वो लोग चले गए उस अमावस की रात और मैं बुखार में 3 दिन तपता रहा। जब मैं ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद बेहतर हुआ, तो मेरी सूरज भाई से मुलाकात हुई। मैंने अपनी रीज़न बताई कि शदीद बुखार की वजह से मैं नहीं आ सका था, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। आपके मुंह से सुनना चाहते हूँ, कहाँ गए थे आप लोग और क्या हुआ था। सूरज भाई ने बताया कि हम 10-12 लोग थे और जिस तारीख को तुम्हें बताया गया था वो अमावस की रात थी। फूल पड़िया से आगे असल बेल के पास जो गांव जिसका नाम आसेम है, उस गांव में गए थे हम सब, दूर दराज उस गांव में। वहां अमावस की रात को जिन्नात का मेला लगता है। हम लोग एक लंबा सफ़र तय करके जब वहाँ पे पहुँचे तो वो गांव से बहुत दूर, आसेम जो जगह थी वो बहुत दूर था। उसके चारों तरफ पानी था और सिर्फ 1 से 2 रास्ते थे जो आप उस अंदर मैदान की तरफ दाखिल होते थे, जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी था। एक अजीब सा मंजर था, दरख्त ही दरख्त थे चारों तरफ, एक जंगल सा था और उसी जंगल के बिल्कुल दरमियान में चारों तरफ पानी ही पानी था और उस पानी के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान के बिल्कुल दरमियान में एक बरगद का दरख्त। हम लोग जब शाम को ही वहां पहुंचे थे तो देख के हैरान रह गए उस जगह को। इर्द गिर्द जंगल ही जंगल है, दरख्त ही दरख्त हैं, इतने घने दरख्त हैं कि इंसान उससे डर जाए। लेकिन उस इलाके की पुलिस हमेशा चौकन्ना रहती थी कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हम जब उस गांव में पहुंचे आसेम में तो उस गांव के 2 लोग भी पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वो भी हमारे साथ शामिल हो गए और उन्हें हमें आते ही कहा पुलिस बहुत चौकन्ना है, आजकल बहुत कुछ हादसात इस तरह के हो रहे हैं, इसलिए पुलिस का हमें उनकी नज़रों से बचना होगा कि वो हमें कहीं देख ना लें। आजकल वो चक्कर लगाते रहते हैं। हम लोग पैदल चलते हुए उस जंगल के बीच में जब घुसे, बिल्कुल गांव के साथ ही जंगल था, जब जंगल के बीच में एक रास्ते से गुजरते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां पे हमने देखा हर तरफ चारों तरफ पानी ही पानी है। दरख्तों को अल्लाह ताला ने इस तरह का कुदरती निज़ाम बनाया हुआ था कि गोल दायरे में बहुत दूर दूर दरख्त लगे हुए थे और उनके दरख्तों के आगे एक गोल सी, जिस तरह नहर सी होती है, झील सी होती है, गोल सी झील सी बन गई थी। लेकिन एक रास्ता था, 2 रास्ते थे, उसमें से आप जैसे ही दाखिल होते तो आगे मैदान शुरू हो जाता, खुश्क मैदान। उसके ऊपर चलते हुए उस मैदान पे, उस पे घास नहीं थी, कहीं कहीं पे कोई झाड़ियाँ थीं, लेकिन बिल्कुल उसके दरमियान में एक बरगद का बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ था। इतना पुराना कि लोग कहते थे कि जब से हम पैदा हुए हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उससे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे उससे बड़े बुज़ुर्गों ने भी इस बरगद के दरख्त को वहीं पे देखा है। तो किसी को उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं थी कि ये पुराना कितना है, कब से यहाँ पे लगा है।
लेकिन हम जब उस जगह पे पहुंचे तो हैरत की बात ये थी, वो मैदान इस तरह लगता था जैसे किसी ने सफाई करके बिल्कुल उस ज़मीन को साफ़ सुथरा कर दिया हो। और इसी जगह के ही बारे में मशहूर था कि अमावस की रात को यहाँ पे लोगों का समंदर कूद आता था। इतना ज़्यादा लोग, जो इंसान जो देखे गए थे, कुछ गाँव के लोगों ने मंजर देखा था, बशर एक भी नहीं होता था, वजूद एक भी नहीं होता था, लेकिन हर तरफ लालटेन ही लालटेन होते थे। ऐसे लालटेन जैसे किसी ने हाथों में पकड़े हुए हों, जैसे इंसान सामने खड़ा हो और उसके हाथ में लालटेन दिया जाए तो क्लियर पता लगता है कि इंसान के हाथ में लालटेन है, और वहीं पे अगर इंसान गायब हो जाए तो लालटेन उसी जगह पे मौजूद रहे तो देखने वालों को क्लियर समझ आ जाता है पकड़ने वाला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लालटेन उसके हाथ में ही लटका हुआ है। ऐसा कई दफ़ा अमावस की रात में गुज़रते हुए वहाँ से भोले भटके लोग जो उस रास्ते से गुज़र रहे थे, उन्होंने अमावस की रात को इस बरगद के दरख्त के चारों तरफ लालटेन ही लालटेन जलते हुए देखे थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं देखा था। इसलिए वो डरते थे। कभी कभी दिन को अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन कभी भी शाम ढले, जैसे ही सूरज गरूब होता था, यहाँ कोई भी नहीं आता था, डरते थे। और यही जगह थी जहाँ पे अमावस की रात को जिन्नात का मेला लगता था। अमावस की ही रात होती थी जब इस दरख्त के इर्द गिर्द जिन्नात ही जिन्नात होते थे। और हम लोग भी अमावस की रात उसी जगह के अंदर दाखिल हो रहे थे। हमारे साथ मुकम्मल साजो सामान था, कुदाल भी थी ज़मीन खोदने के लिए, 3-4 बोरियां भी हमारे हाथों में थी जो उस आमिल साहब ने हमें पकड़ाई थी। शाम को हमने विज़िट किया था और रात को जैसे ही घुप अंधेरा हो गया, अमावस की रात शुरू हो गई। ये नाम ही कितना खौफनाक है, अमावस की रात। तो हर तरफ घुप अंधेरा था, इतना ज़्यादा घुप अंधेरा जो आम दिनों में नहीं होता, क्योंकि इसी रात का नाम ही तो इसलिए अमावस की रात रखा गया था कि इसमें शदीद घुप अंधेरा हो जाता है। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हों और अचानक बिजली चली जाए और खूब अंधेरा हो जाए, आपको अपना हाथ भी ना दिखाई दो, ऐसा ही खूब अंधेरा। हम सब ने अपने अपने हाथों में पकड़े हुए लालटेन जला लिए। जब हम उस जगह पे पहुंचे तो उस बरगद के दरख्त के इर्द गिर्द उस आमिल के कहने पे दिए जला दिए गए, और कुछ दिए दूर दूर जला दिए गए। वो काफ़ी बड़े बड़े दिए थे जो नतेश हाजिंग के कहने पे दूर दूर भी दिए जला दिए गए, और उस बरगद के दरख्त के इर्द गिर्द तो काफ़ी ज़्यादा दिए जला दिए गए। एक बोरी सूरज भाई के हाथ में थी, एक बोरी एक और बंदे के हाथ में थी, और लालटेन सब ने पकड़े हुए थे। हम लोग जब चलते हुए उस जगह के अंदर दाखिल हो रहे थे तो हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, हम डरे हुए थे। एक अमावस की रात थी और जिस जगह के अंदर हम पहुंच चुके थे, ये बहुत ही खौफनाक भयानक मंजर ये जगह पेश कर रही थी। इर्द गिर्द दरख्त और दरख्तों के बीच में खुला मैदान, और इर्द गिर्द एक झील सी बनी हुई, दरमियान में वो बरगद का दरख्त जहाँ पे जिन्नात का मेला लगता था। और आज वही रात थी, तो क्या आज भी यहाँ पे जिन्नात का मेला लगना था? हम ये परेशान थे। जैसे ही उस मैदान के अंदर हम दाखिल हुए, आगे आगे वो आमिल थे नतेश हाजिंग, उन्होंने जाते ही सबसे पहले उस जगह पे कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो मुसलसल पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और फिर सबको इशारा किया, अंदर आ जाओ। और जैसे जैसे अंदर आते गए तो एक एक शख्स उनके सामने जाके खड़ा हो जाता और वो कुछ दायरा कड़ा लगाते, उस शख्स पे फूंकते और कहते, अब तुम्हारे ऊपर दायरा कड़ा हो चुका है, आगे बढ़ो। फिर अगले शख्स की बारी आती, वो सामने खड़ा होता, उसका दायरा कड़ा होता, फिर अगले का, सबका उन्होंने एक एक का दायरा कड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो सामान हमसे उठवाया हुआ था उसमें से हाथ डाला, एक आंखों में पहनने के लिए काजल दान, और एक उन्होंने फल कहा है जिसको अंदर से रुई की तरह निकलती है, वो कहते हैं, हमारे बांग्लादेश में उसको अकवा कहते हैं। मैंने निकाला है, ये मुझे नहीं मिल सका। एक
फल जिसको वो लोग अकवा कहते हैं उसमें से रुई की तरह निकलती है, और एक हाथ में उनके काजल दान था। हम सारे एक जगह पे खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ जो वो फल था, अकवा फल, उसको छुरी से काटना शुरू कर दिया। और जब वो काट चुके, काटने के बाद उसमें से जो रोई थी वो उन्होंने रोई निकाल ली, और उसके बाद जो दूसरे हाथ में काजलदान था उन्होंने काजलदान को खोला और उसमें से निकाल के अपनी आँखों में सुरमा लगाया। सुरमादानी थी वो जिसको काजलदान कह रहे हैं, सुरमादानी में से उन्होंने अपनी आंखों में सुरमा लगाया, और एक हाथ में उनके काजलदान था और एक हाथ में वही जो अकवा फल काटा था जिसमें से रोई किस्म की काट के रोई उन्होंने निकाली थी। तो उस रोई को उल्टे हाथ में पकड़े और काजलदान को अपने सीधे हाथ में पकड़े, और इसी तरह पढ़ते 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 लालटेन की रोशनी में हम देख रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां खड़े होकर कुछ देर चक्कर लगाते रहे, और उसके बाद कहा, आओ इस जगह को खोदना शुरू कर दो। हम सारे उन्हीं की ही मुंतज़िर थे कि वो हमें हुक्म दे हम वहीं करें। अब दो दो बंदों की ड्यूटियां थी कि उन्होंने गड़ा खोदना था और जल्दी जल्दी खोदना था। जब दो थकेंगे तो उसके बाद अगले दो आएंगे, जब वो थकेंगे तो उनके बाद अगले दो आएंगे। पीर साहब खुद, आमिल साहब उठ के बरगद के दरख्त के पास बैठ गए। पास ही वो एक जगह थी, और उसके बाद कुदालों से जो हम लेके गए थे खोदना शुरू कर दिया। आमिल वहीं पे बैठा कुछ पढ़ रहा था, और रात, उस अमावस की रात में हम आहिस्ता आहिस्ता खुदाई कर रहे थे कि खुदाई करते करते हमारी आंखों ने देखा कि एक जगह पे जैसे ही हमने कुदाल को मारा तो वहीं से एक बिल थी, चींटियों की जिस तरह बिल होती है, और उसमें से तेज़ी से चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ बाहर निकलीं। और जैसे ही चींटियाँ वो बाहर निकलती गई हम रुक गए कि एक दोबारा से कुदाल मारें। ये तो चींटियां हैं, लालटेन रखे हुए थे, रोशनी में नज़र आ रहा था लालटेन की रोशनी में, कि देखते ही देखते उसी बिल में से इतनी बड़ी बड़ी चींटियां निकलना शुरू हो गई, 2 से 3 इंच बड़ी, यानी एक उंगली के बराबर और उंगली से भी बड़ी बड़ी वो चींटियां उस बिल में से निकलनी शुरू हो गई। वो काली स्याह चींटियां थीं और एक उंगली से भी बड़ी थी। हम एकदम से परेशान हो गए कि इतनी बड़ी चींटियां हमने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हम रुक से गए। आमिल जो बैठा पढ़ रहा था, कुदाल की आवाज़ को सुन रहा था, उसकी आंखें बंद थीं, और जब कुदाल चलना बंद हो गई वो रुक सी गई तो उसने आंखें खोली और कहा, क्या हुआ? हमने कहा, नीचे देखिए। उसने जब नीचे देखा तो इतनी बड़ी बड़ी चींटियां निकल रही थीं। उसने कहा, अपने काम को जारी रखो, कुछ नहीं होता। तो हम इसका मतलब समझ गए थे कि हमें इन बिल को, इन चींटियों की परवाह नहीं करनी और अपने काम को जारी रखना है। यूं हमने फिर से खोदना शुरू कर दिया, और 2 शख्स जो कुदाल की मदद से एक आमने सामने खड़े होके उस गड्ढे को खोद रहे थे, वहीं एक शख्स के कुदाल से वो बिल भी उखड़ के दूर जा गिरी। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए, जिस वजह से वो रुके थे कि कहीं इतनी बड़ी बड़ी चींटियां जिसको हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं हमें नुकसान ना पहुंचा सके। और जब आमिल ने कह दिया कि टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, तो वो खोदते रहे। हर तरफ रात की खामोशी थी, सिर्फ जंगल में से कभी कभी किसी जानवर के बोलने की आवाज़ कानों में गूंजती, तो एक खौफ का सा समा तो पहले ही था, जिस्म के अंदर एक ऐसी खौफ की लहर दौड़ जाती, जिस्म कपकपा जाता। और उस रात की, अमावस की रात की खामोशी में जब कुदाल जमीन के अंदर एक चोट सी मारती, तो उस जमीन की वो जो एक चोट की आवाज थी वो भी फजा के अंदर अच्छा खासा खौफ पैदा कर रही थी। हम खोदते रहे, आंखें बंद करके वो आमिल साहब पढ़े जा रहे थे कि वहीं पे उसी कुदाल में से एक आवाज आई, कटक।
जैसे कुदाल मट्टी के अंदर गढ़ने की बजाय किसी और चीज़ से टकराई हो, वो चीज़ जो मट्टी के अंदर दफन हो। और जैसे ही वो आवाज़ आई तो दोनों कुदाल से जो खोद रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर से ये अमल जारी था, दो लोग जब थक जाते थे तो वो कुदाल किसी और को पकड़ा देते थे, उनकी जगह पे दो और फ्रेश लोग खड़े होकर खोदना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था जल्द से जल्द इस अमल को मुकम्मल करना है। इसलिए दो दो लोगों की बारियां लगी हुई थी और अपनी अपनी बारी पे उसको खोद रहे थे। दो थकते, दो और को पकड़ा देते। और जिस वक्त कदाल किसी लकड़ी के बॉक्स से टकराई, एक आवाज सी पैदा हुई, कटक की, चौंके। और पीर साहब ने उसी लम्हे अपनी आंखें खोलीं, जैसे उनको एहसास हो गया हो कि हम करीब पहुंच चुके हैं अपने उस मिशन के जिसके लिए हम यहां अमावस की रात को पहुंचे हैं। बोले, कामयाबी मिलने ही वाली है, हम अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुंचने ही वाले हैं, खोदो इसको। और वो शख्स जो खोद रहे थे, उनको इस उम्मीद, एक आस जो थी, जो उम्मीद की किरण उनको नजर आ रही थी, अब वो पूरी होने जा रही थी। उनके अंदर एक जज्बा सा आ गया था। वो और तेजी के साथ कड़क 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 खोलना शुरू हो गए। और देखते ही देखते उसी लम्हे हमारी आंखों ने देखा, बिल्कुल एक सामने लकड़ी का ऐसा बॉक्स हल्का हल्का मट्टी हटाने से नजर आ रहा था। किसी पुराने दौर का बना हुआ मट्टी का, लकड़ी का बॉक्स, जिसके नक्शो निगार लकड़ी के ऊपर हाथ से, जैसे किसी ने इंतहाई मेहनत के साथ कशीदाकारी की हो, इंतहाई मेहनत के साथ उसको नक्शो निगार बनाए हों उस बॉक्स के ऊपर। वो बॉक्स का ढक्कन अब आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हटती जा रही थी, नजर आ रहा था। और जब बिल्कुल उस बॉक्स के ऊपर से मट्टी हटा चुके तो बिल्कुल साइड से एक छोटा सुराख, जिस तरह चींटियों का बिल पहले नजर आया था, उसी तरह का एक जगह से मट्टी खुद ब खुद, क्योंकि वो अब खड़े हो गए थे, ऊपर से मट्टी हट गई थी। अब साइडों से मट्टी हटानी थी, उसको बॉक्स को क्या बाहर निकालना था, क्या करना था। अभी तो सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा नजर आया था, अभी तो उसकी साइडें भी मट्टी से निकालनी थी जो दफन थी मट्टी में। कि उसी लम्हे वो रुके ही थे देखने के लिए, खुशी के मारे कि ये तो निकल आया वो एक खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ संदूक, जो खजाने से भरा हुआ संदूक होता है। उस संदूक के ऊपर वाले ढक्कन पे, लकड़ी पे जो नक्शो निगार थे, वो बताते थे कि ये खजाने का ही संदूक है, मंजिल के करीब है। कि उसी लम्हे उन्होंने देखा एक जगह से मट्टी खुद ब खुद हटना शुरू हो गई है, एक छोटा सा सुराख पैदा हुआ है। और जैसे ही वो सुराख पैदा हुआ है, वो सुराख बड़ा होता गया है, मट्टी हटती गई है, जैसे उसके अंदर से कोई चीज़ निकलना चाह रही है। वो थोड़े से पीछे हट गए, लालटेन पकड़े हुए लोग भी थोड़े से पीछे हट गए, और वो इतना बड़ा सुराख हो गया कि उन्होंने देखा उसके अंदर से एक चींटी निकली, जिसका साइज एक छोटी बिल्ली का जो बच्चा होता है, छोटी बिल्ली के बच्चे जितने साइज की बड़ी चींटी उसमें से निकल आई। और ये चींटी अगर किसी को, काली स्याह चींटी अगर किसी को काट लेती तो शायद इंसान की जान भी जा सकती थी। इतनी बड़ी एक बिल्ली, जो बड़ी बिल्ली होती है, फुल साइज की नहीं, दरमियाने साइज की, उस बिल्ली के जितनी बड़ी चींटी उसमें से पहली क्या निकली। उसके बाद तो लाइन लग गई और चींटियां बाहर निकलनी शुरू हो गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसमें से चींटियां निकल रही थीं। वो सारे डर के पीछे हो गए। इतनी इतनी बड़ी चींटियां अब किसी ने नहीं देखी थी। शुरू में जो निकली थी चींटियां वो अभी छोटी छोटी थी, एक जो छोटी साइज की बिल्ली होती है जिसका बच्चा होता है उस साइज की थी। उसके पीछे से देखा सुराख और बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा हुआ कि उसमें से जो अब चींटियां निकल रही थी वो एक बिल्ली के साइज की चींटियां थी। वो सारे डर के पीछे हटे। तो पीर साहब ने कहा, आमिल ने कहा, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। वो फिर कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद एक शख्स से कहा, जिसके हाथ में बोरटा था, बड़ी सी बोरी थी, उसने कहा, निकालो इसमें से और बिल्लियों पे डाल दो। उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ जो बोरटा टाइप सा था उसके अंदर हाथ डाला, और उसके अंदर एक मट्टी के रंग का कोई एक सफूफ सा बना हुआ था, जिस तरह मट्टी के रंग का होता है। जैसे इंसान की चिता को जलाया जाता है, इंसान को मरने पे शमशान घाट पे वो लोग जलाते हैं, तो उसकी जो चिता जलने के बाद वहाँ से जो उसकी अर्थी होती है, जो मट्टी होती है, उसकी जिस्म की राख होती है, वैसी ही एक राख थी। और उस शख्स ने उस राख को उस जगह पे डालना शुरू कर दिया जहाँ से वो बिल्लियों के साइज़ की बड़ी बड़ी चींटियाँ निकल रही थी। या उसने डाला, उसी लम्हे
4-5 बड़ी बड़ी सी चींटियां निकली, लेकिन निकलती ही तेजी से उस राख की वजह से, जैसे उन पर राख डली, जल्दी से भागी और साइड पे हो गई। और वो सुराख इस तरह लगा जैसे खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गया हो, और वो सुराख बंद हो गया। लेकिन उसी ही लम्हे ऐसी आंधी शुरू हुई, जो पहले तो एक हवा सी चली, छोटी सी, जैसे हल्की सी हवा आती है। अभी तक तो बिल्कुल मौसम बिल्कुल ऐसा था, कोई हवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऐसा एक झोंका सा आया हवा का, लेकिन साथ ही एक शोर सा पैदा हुआ। तेज हवा की वजह से जब दरख्त हिलते हैं तो एक तेज हवा का शोर पैदा होता है। ऐसा ही एक ऐसा तेज शोर पैदा हुआ कि हवा में, फजा में मट्टी ही मट्टी उड़ना शुरू हो गई, और ऐसी आंधी आई कि जितने भी दिए जो उस बरगद के दरख्त के इर्द गिर्द रखे थे, वो सब के सब एक झटके में बुझ गए। जो दूर दूर हमने बड़े बड़े दिए जलाए थे, वो सब के सब बुझ गए। यहाँ तक कि लोगों के हाथ में पकड़े हुए जो लालटेन भी थे, कुछ लालटेन भी बुझ गए। और बाकी लोग अपने लालटेन को बचाना शुरू हो गए कि ये हवा से बुझ ना जाएं, क्योंकि इतनी तेज आंधी आ रही थी कि सब ने अपने आंखों पे हाथ रख लिया था। मट्टी मट्टी थी आंखों में, मुंह में, इतनी मट्टी उड़ रही थी। इतनी तेजी से ये आंधी का तूफान आया था, मट्टी का तूफान आया था, जिसमें ऐसा शोर था, लगता था ये बरगद का दरख्त इस हवा के प्रेशर से गिर के नीचे गिर पड़ेगा। उसके पत्ते उस बरगद के दरख्त के इतना शोर मचा रहे थे, रात को ऐसा लगता था उस हवाओं के शोर से जैसे चुड़ैलें आपस में लड़ रही हों। और इतना शोर हो गया, आंधी आंधी, हर तरफ दरख्त, और ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई कि इर्द गिर्द के जैसे दरख्त उखड़ उखड़ के गिर रही हों। इतनी तेज आंधी जब चलती है, दरख्त ही अपनी जगह से उखड़ जाते हैं, और आवाजें हमारे कानों तक कलेयर आ रही थी दरख्त के उखड़ने की। और कोई भारी भरकम दरख्त जब कोई नीचे गिरता है तो उसका एक शोर सा पैदा होता है। ऐसे दरख्त के नीचे गिरने की भी शोर आ रहा था, और उस आंधी ने तबाही मचा दी थी। और हम सारे लरज रहे थे, ये क्या हो गया है, ये मंजर क्या है। हमें कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करें। सब अब काम को रोक के खड़े हो गए थे कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन आमिल खामोश थे। अब वो सारे इंतजार में थे कि वो आमिल कुछ बताए कि आगे क्या करना है। वो चुप रहे। वो अपने अपने लालटेन को, कुछ लालटेन बुझ गए थे, कुछ लालटेन जो वो बचा पाए थे कि इनकी रोशनी रहे, वरना अमावस की रात है, अमावस की रात में घुप अंधेरा हो गया इस जगह पे तो कुछ भी हो सकता है। इस जगह का उसने दायरा कड़ा तो नहीं किया था, लेकिन हर शख्स का दायरा कड़ा हो गया था। और तभी वो आमिल बोला, काम जारी रखो। अब इतनी तेज आंधी, ऐसा शदीद तूफान, खड़ा होना मुश्किल, दरख्त गिर रहे हैं, शोर पैदा हो रहा है, शापर उड़ रहे हैं। मतलब एक जिस तरह कागज चीजें उड़ती हैं, इस तरह आंधी में अंदर इस तरह की शदीद आंधी वाला माहौल है। खड़ा होना मुश्किल है, आंखें खोलना मुश्किल है। और वो कह रहा है काम जारी रखो। तो काम तो जारी रखना था। कुदाल से उन्होंने फिर से खोदना शुरू कर दिया। आंखों में मट्टी जा रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे, फिर भी अंदाजे से अब वो मट्टी निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब काम स्लो शुरू हो गया था। जितनी तेजी के साथ अभी तक वो इस संदूक के ऊपर ढक्कन तक पहुंचे थे, अब जब साइडों से मट्टी हटाने का टाइम आया तो उस आंधी ने ऐसी तबाही मचा दी थी कि मुश्किलों से वो वहां से मट्टी हटाते, वहां मट्टी और गिर जाती, वो मट्टी हटाते, उस आंधी की वजह से मट्टी और गिर जाती। अब वो काम तो कर रहे थे, लेकिन इस अंदाज में कि बहुत कम रोशनी थी। लालटेन अक्सर बुझ चुके थे, कुछ ने जलाने की कोशिश भी की, लेकिन मसला ये था इतनी तेज आंधी में माचिस जलाते ही बुझ जाती थी। इतनी तेज आंधी में वो अपने लालटेन नहीं जला पा रहे थे, और जिनके हाथ में लालटेन था वो उसको इस अंदाज में बचा रहे थे कि ये भी बुझ गया तो घुप अंधेरा हो जाएगा। अमावस की रात हर तरफ अपनी खौफ की काली चादर फैला देगी, और यही एक रोशनी का जरिया था लालटेन, जिसको वो बचाए हुए थे। उन्होंने कोशिश की एक दो ने लालटेन जलाने की, लेकिन वो माचिस ही नहीं जला सके, इतनी तेज आंधी थी। अब वो खोद रहे थे, लेकिन मारते कहीं पे थे, लगता कहीं पे था। आंखों में मट्टी, मुंह में मट्टी, एक अजीब सा समा। अभी तक वो बरगद का दरख्त भी उस तूफान की वजह से इतना जोर शोर से हिल रहा था, कुछ को डर था कि ये गिर जाएगा।
करते 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 यहाँ तक कि उस लकड़ी का जो बॉक्स का ढक्कन था उसका ताला नज़र आना शुरू हो गया। एक अजीबो गरीब सा बहुत बड़ा सा काला सा ताला। वो कहते हैं हमने ज़िंदगी में इतना बड़ा और अजीबो गरीब ताला कभी भी नहीं देखा। एक बहुत अजीब सा ताला था, लेकिन अभी तक उस वो आंधी और तूफान वाला मंजर अभी भी जारी था। उसी लम्हे जब वो ताला नज़र आ गया तो आमिल, बोलना मुश्किल था, बोलते थे मुंह में मट्टी जाती थी, तो आमिल बोला घबराओ मत, और सूरज से बोले तुम्हारे हाथ में जो बोरी है इसमें से निकालो और ताले के ऊपर डालना शुरू कर दो। सूरज ने जैसे कैसे मुश्किलों से आवाज़ को सुना, क्योंकि शोर बहुत था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उसने बोरी को खोला और उसी ताले के ऊपर डालना शुरू कर दिया। ये भी एक राख थी, कोयले की राख। इतनी तेज हवा थी कि वो राख डालता राख उड़ जाती, और जितना डालता उड़ जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा वो राख थी। तो उसने हाथ पकड़ के बिल्कुल ताले के करीब राख को डाला और राख ताले पे गिर ही गई। जैसे ताले पे राख गिरी, ताला कटक करके खुल गया। खोलो इसे, एक मध्यम सी आवाज़ आई। शायद आमिल तो ऊंची आवाज़ में बोला था, उस आंधी तूफान की वजह से आवाज़ बहुत मध्यम सी आई थी। वो नीचे बढ़ा, जोर लगा के इतना भारी भरकम वो ताला उसने खोल दिया और कहा पीछे हट जाओ। ताला उसने हटाया और पीछे जैसे ही हटा तो उसका ढक्कन खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया, इस अंदाज में जैसे कोई अंदर से उसके ढक्कन को खोल रहा हो। और उसी वक्त उन लोगों ने खड़े हुए देखा दो काले स्याह नाग, उसके लेफ्ट और राइट पे ताला दरमियान में था, ताले के लेफ्ट और राइट साइड पे ढक्कन खुद ब खुद उठा और दो काले स्याह नाग उसमें से निकलना शुरू हो गए, निकलना शुरू हो गए, निकलते गए, निकलते गए, इतने मोटे ताज़े और इतने बड़े जैसे एक सांप की तकरीबन लंबाई 10 से 12 फुट हो। वो जैसे ही सांप बाहर निकलने शुरू हुए, सूरज सोच रहा कि इसके ऊपर भी राख डालनी है, तो पीछे बैठा आमिल चीखा मत, इन पे मत डालना, सब तबाह हो जाएगा, इन पे राख मत डालना, इन पे मत डालना। तो वो पीछे हट गया। अब वो दोनों सांप उसमें से निकले और निकल के उस संदूक के ऊपर बैठ के फन फैला के, दोनों शीशनाक फन फैलाए बैठे हुए थे। ऐसे लगता था उनके ऊपर ताज बने हों। एक सांप तकरीबन 10 से 12 फुट लंबा होगा। वो दोनों अब यूं फन फैलाए उस बॉक्स के ऊपर बैठे हुए थे कि उसी लम्हे एक शोर सा फैल गया। गांव के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए और शोर ही शोर आए जा रहा था। अभी तक आंधी तूफान चल रहा था कि वहीं पे ही गांव के लोगों का शोर आना शुरू हो गया। पकड़ो इन्हें चोर, ये हमारा खजाना लेने आए हैं, पकड़ो पकड़ो इन्हें। वो सारे एकदम डर गए कि गांव वालों को कैसे पता लग गया, कि गांव वाले कहां से आ गए। वो जो उसी गांव के दो लोग खड़े थे वो एकदम से पहचान के कहते हैं तो हमारे गांव के लोग हैं। तो आमिल बोला नहीं नहीं, ये धोखा है, तुम्हारे गांव के लोग नहीं हैं, ध्यान मत दो इनकी तरफ, तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो। और तभी उन्हें गांव के लोगों ने उन दोनों शख्स को जैसे दूर से ही पहचान लिया हो। उनके हाथ में भी लालटेन थे, जले हुए थे, और उन्होंने नाम लेके उन दोनों का पुकारा कि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। और वो दोनों चौंक से गए। उधर आमिल ने कहा रुको, इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये तुम्हें बहका रहे हैं। लेकिन वो दोनों शख्स बोले ये तो मेरे गांव के लोग हैं। और उसी लम्हे आमिल ने सूरज से कहा यही जो तुम्हारे हाथ में है, इसको सांपों की बजाय इर्द गिर्द इसके डालना शुरू कर दो। इस बॉक्स के इर्द गिर्द घूमो और डालना शुरू कर दो, ध्यान करना सांपों पे मत गिरे। अब वो डर गया कि मुझे ऊंचा हाथ करता हूं, आंधी से सब कुछ उड़ता है, और अगर मैं नीचे करूंगा तो सांप मुझे डस ना ले। लेकिन अब वो डर भी रहा था और डरते डरते डाले खींच ले, डाले खींच ले। वो सही तरीके उस तरह डाल नहीं पा रहा। तो आमिल ने कहा डरो मत, ये जो बैठे हैं तुम्हें नहीं डसेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अच्छी तरीके चारों तरफ डालो। अब
तबाही, शोर, दरख्तों के पत्तों का शोर, अभी भी दरख्त गिर रहे हैं, आंधी का शदीद शोर, मट्टी अभी भी उड़ रही है, लालटेन को बचाना मुश्किल है, लोग लालटेन की रोशनी को बचा रहे हैं, घुप अंधेरा ना हो अमावस की रात का, और बाहर इर्द गिर्द खड़े गांव के लोग शोर मचा रहे हैं और वो अभी तक डालने में लगे हैं कि तभी एक आवाज आई। वही पुलिस जो उन दो गांव के लोगों ने कहा था, और कोई डर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पुलिस का डर है, क्योंकि पुलिस रातों को गश्त करती है, पुलिस आई तो हम मारे जाएंगे, और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। तो उसी लम्हे पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, और पुलिस जैसे ही आई, उन्होंने आते ही हाथ में जो हथियार पकड़े हुए थे उससे उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाना था कि गांव वाले फौरी तौर पे वापसी की तरफ भागे, और जैसे ही वो भागने लगे और वहीं पे खड़े हुए लोग अभी देखने ही लगे थे कि ये क्या मंजर है, कि उन्होंने सीधा बंदूक को इन लोगों की तरफ कहा और ख़बरदार कोई हिलने की कोशिश की तो और एक गोली भी चला दी, जो गोली काफ़ी ऊंचाई से ऊपर गुजर गई। और वही दो शख्स जो उस गांव से आए थे वो दोनों डर गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई पुलिस केस था, इसलिए वो बार बार कह रहे थे हमें पुलिस से बचना है, हमें पुलिस से बचना है, पुलिस गश्त करती है। क्योंकि उन दोनों को अपना डर था, अगर वहाँ पुलिस आ जाती तो वो दोनों किसी केस में मतलूब थे और पकड़े जाते। जैसे ही उन्होंने पहले पुलिस को देखा और ऊपर से पुलिस ने सीधी गोली इनकी तरफ चलाई, जो ऊपर काफ़ी करके चलाई थी, ये दोनों डर के भागे और उन्होंने दौड़ लगा दी। वो लफ्ज़ भी उनके कानों तक न पहुंच सके जो आमिल उनको पीछे कह रहा था कि ये सब नज़रों का धोखा है, मत जाना कहीं, इस जगह को मत छोड़ना। लेकिन वो इतना डर गए पुलिस वालों से, बग़ैर बात को सुने उन्होंने दौड़ लगा दी। और वो शुरू में शायद जो दायरा कड़ा कर चुका था इस ग्राउंड का, वो इस ग्राउंड से ही बाहर निकल गए। और जैसे ही ग्राउंड से वो बाहर निकल गए तो मंजर बदल चुका था। ना वहां पे जितने भी लोग वहां पे खड़े थे, एकदम से मंजर इस तरह बदला कि वो देखते हैं कि मट्टी जो साइडों से पड़ी हुई थी वो खुद के उड़ उड़ के बॉक्स के ऊपर गिरना शुरू हो गई। और पीर ने पूछा कहां गए ये दोनों? उस आमिल ने पूछा कहां गए दोनों? तो वो बोले वो बाहर भाग गए हैं। वो समझदार शख्स था जिसका नाम था, वो बोला नतेश हाजिन, बहुत बुरा किया, इनको समझाया था कि बाहर नहीं निकली। वो जैसे ही भाग गए बाहर तो वो बोला अब जितनी जल्दी हो सकती है निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उन्होंने इस दायरे कड़े को तोड़ दिया है, वो इसके बाहर चले गए हैं। अब जान बचाओ और जल्दी से निकलो, लेकिन भागना नहीं है, मेरे पीछे पीछे आना। और आमिल अपनी जगह से उठ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि आंधी की वजह से वो बोला तो था लेकिन वो शोर में उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए थे, और पुलिस से वो धोखा खा के भाग गए थे। और आमिल वहाँ से निकला, उनके पीछे पीछे वो आए। कोई वहाँ पे अवाम नहीं थी, कोई वहाँ पे पुलिस नहीं थी। और वहाँ से वो निकलते हुए पहुँचते पहुँचते गांव से बाहर निकल आए, उस एरिया से काफ़ी बाहर निकल आए। वो कहते हैं जितना इस एरिया से दूर जा सकते हो उस एरिया से दूर जाओ, हमारे पीछे आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। क्योंकि उस गांव के लोग तो हमें चाहिए थे, लेकिन उनको समझाया भी था कि इस दायरे कड़े से बाहर मत निकलना। वो बाहर निकल गया, अब हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है। मुश्किलों से कहते हैं वो वहाँ से बाहर निकल के गांव से भी दूर पहुँच गए और सुबह हो गई। और सूरज भाई ने बताया कि वो दो लोग जो वहाँ से भाग गए थे, फिर वो ऐसे गायब हुए कि सुबह तक उनका कुछ नहीं पता था। गांव वाले उनको ढूंढते रहे, बाद में हमें भी नहीं पता था वो कहाँ गए। उनको पुलिस तो लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि वो पुलिस नहीं थी। जब हम दूर चले गए तो हमें उस आमिल ने बताया था कि ये सिर्फ धोखा था। वो क्योंकि उनको भी बाद में पता लगा था कि उनका रिकॉर्ड था, पुलिस से वो डरे हुए थे, इसलिए वो आवाम से जब डरे तो मैंने कह दिया कि ये धोखा है नज़रों का। उसको तो समझ गए, लेकिन उन्होंने झटका दिया। जानते थे कि ये दो लोग कमज़ोर हैं। जिन्नात को इंसान की ताकत का पता होता है कि इंसान किस बात से झटका खाएगा। तो उन्होंने जब झटका दिया तो ये दोनों कमज़ोर थे, उस बात से झटका खा गए और दायरा कड़ा तोड़ के बाहर निकल गए और सब कुछ
उलट हो गया। अब हमारी ज़िंदगी को ख़तरा था। मैं पढ़ाई करके तुम लोगों को बाहर तो निकाल लाया हूँ और तुम लोगों ने बाहर देखा, जब बाहर आए कोई आवाम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जब हम उस दायरे कड़े से बाहर निकल के आए हैं तब लोगों ने देखा कोई आंधी नहीं थी। वो कहते हैं हम जैसे चलते चलते उस पानी से और दरख्तों से निकल के बाहर आए हैं तब तक आंधी चलती रही, एकदम पीछे मुड़ के देखा सब खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगली सुबह उनमें से कुछ लोग दोबारा रुके हैं कि हम सुबह जाके देखेंगे। रात हमने एक जगह को देखा था जहां पे हमने उस जगह को खोदा था, सुबह हम जरूर जाएंगे। जब वहां पे गए तो सुबह वहां पे कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी जमीन को रात को खोदा ही नहीं गया, कोई निशान ही नहीं थे जमीन को खोदने के। जमीन अपनी जगह पे वापस ऐसे बंद हो चुकी थी जैसे कभी यहां पे किसी ने कुदाल मारा ही ना हो। एक रत्ती भर निशान भी नहीं था, जबकि वो जानते थे वो धोखा नहीं था, रात उन्होंने उस जगह को खोदा था। लेकिन जमीन ने अपने आप को बंद कर दिया था। वो आंधी भी साथ ही बंद हो गई थी, कोई दरख्त नहीं गिरा था। लेकिन वो दो शख्स कहां गए जो पुलिस को मतलूब थे, उनका कोई पता ना चल सका। कुछ दिनों तक तो वो कहते हैं हमें पता नहीं चल सका, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद हम वहां से वापस आ गए, सूरज भाई कहते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद वो जो आमिल थे हाजिंग के, हाजिंग उनका कबीला था, नतेश हाजिंग, कुछ अरसे के बाद पता लगा कि वो आमिल साहब की मौत वाक़ई हो गई थी। उन दोनों शख्स का बाद में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं लग सका। वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, शायद हो सकता है पुलिस के हत्थे चढ़ गए हों बाद में। उस वक्त तो वो पुलिस नहीं थी, उस वक्त तो वो भाग गए और उस दायरे करे को छोड़ के भाग गए। और तभी आमिल से पूछा गया ये कहाँ गए होंगे, ये क्या होंगे? तो आमिल ने कहा था वो मखलूक इनको मार तो नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने इसका अलग दायरा कड़ा भी एक एक बंदे का अलग से दायरा कड़ा किया था और ये दायरे कड़े के अंदर मौजूद थे। पुलिस इनको मार तो नहीं सकती, लेकिन जिस तरह ये भाग गए हैं इनकी जान को तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये दिमागी तवाज़ुन जरूर खो बैठेंगे। वो इनको डरा डरा के मार जाएंगे, क्योंकि यहां से तो निकल गए हैं, लेकिन वो मखलूक इनके पीछे जरूर जाएगी। इनको फिजिकली हाथ नहीं लगा सकती, जिस्मानी तौर पे हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन दिमागी तौर पे इतना डराएगी या पागल कर देगी या कुछ नुकसान पहुंचा देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। और उनका फिर कुछ नहीं पता लग सका, खुदा जाने वो कहां गए। लेकिन नतेश हाजिंग की कुछ अरसे बाद मौत वाक़ई हो गई और कहते हैं अब भी सूरज भाई जिंदा हैं। और मैं उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बोल चाल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते। दिमाग उनका भी ख़त्म हो चुका है। और उस वाक़े में जितने भी लोग शामिल थे सबका दिमाग अजीब सा हो गया था। बस वो एक छोटी सी गलती, उन्होंने पुलिस बन के उनको धोखा दिया था, दिमागी तौर पे झटका दिया था कि ये दोनों डर जाएंगे, और वो झटका खा के डर गए। अगर वो उस वक्त ना भागते तो आमिल वो ख़जाना निकाल लेता। वो ख़जाने की तलाश में गए थे, वो ख़जाना उनको मिल जाता। और क्योंकि वो अमावस की रात थी, उस रात वहाँ पे जिनात का मेला लगता था और इन लोगों ने जाके उस मेले को भी डिस्टर्ब किया था। तो सज़ा तो मिलनी थी। नतेश हाजिंग को सज़ा मिली मौत की सूरत में, और उन दोनों शख्सों का भी कोई पता नहीं। सूरज भाई कहते हैं जब मुझे कहानी सुना रहे थे सूरज भाई, जब 10-15 दिनों के बाद मैं उनसे मिला था, कि बाकी भी इधर उधर हुए हैं, किसी का कुछ पता नहीं, मेरी अपनी भी तबीयत के अंदर बहुत बेचैनी है। अब खुद बहुत बूढ़े हो गए हैं सूरज भाई भी, और जिन्होंने कहानी भेजी है खुद काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी। कहते हैं वो ज़िंदा तो हैं, लेकिन अब वो बोल चाल नहीं सकते। मैं चाहता था मज़ीद इस कहानी के हवाले से उनसे कुछ बातें पूछूं। जब आपको स्टोरी सेंड करने के लिए मैं उनके पास गया कि पूछूं, लेकिन वो अब दिमागी हालत ऐसी है, उनको कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं, ख़त्म हो चुका है उनका दिमाग, वो बोल चाल नहीं सकते। इसलिए मैं उनसे मज़ीद कुछ नहीं पूछ सका। और जितना मुझे उन्होंने उस वक्त कहानी सुनाई थी मैंने आपको भेज दिया। वो जगह आज भी वहीं पे मौजूद है, और ख़जाना आज भी उसी जगह पे, जो मैंने लोकेशन, रियल लोकेशन आपको बताई है, दफन है। लेकिन उसको कोई आमिल, जो पहुंचा हुआ आमिल होगा, वो निकाल सकता है, आम बंदा नहीं। तो ये थी जी उनकी कहानी, जिनका नाम है, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देता हूँ उनका नाम, और जिन्होंने मुझे कहानी भेजी, सुल्तान मोमन शाही बांग्लादेश से उन्होंने कहानी भेजी, और जो मैंने कहानी को शामिल किया। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कहानी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाजमी, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वो लोग जो कहानी भेजना चाहते हैं, इन हिदायत पर ज़रूर अमल करें। सबसे अहम शर्त
अगर ये गलती कर दी तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी कि जब भी आप कहानी भेजेंगे, मिसाल के तौर पे उर्दू में लिखी हुई है, इंग्लिश में है, रोमन उर्दू में है, इंग्लिश में है, रोमन इंग्लिश में है, आपने उस लिखी हुई कहानी को जब भेजना है ना, पहले उसको सेंड कर दें। कहानी भेज दी, उसके बाद अलग से एक नया मैसेज लिखना है और उस पर लिखना है स्टोरी, उर्दू में या इंग्लिश में, STORY इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में बेशक स्टोरी लिखते हैं, लेकिन अलग से एक मैसेज में नया मैसेज टाइप करके स्टोरी लिख के भेज देना है। इस शर्त का खास ख्याल रखना है, चाहे आप वॉइस मैसेज भेजें या कहानी लिखी हुई भेजें, तो उनको पहले सेंड कर दें, एंड में स्टोरी लिखें। और 2 बातें जिनका और आपने ख्याल रखना है, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, लोकेशन, किरदारों के नाम सब मुझे असली बताने हैं, और मुझे ये भी बताना है कि मैं कहानी में असली बताऊं या मैं फर्जी बताऊं। अगर आप चाहते हैं मैं फर्जी बताऊं तो आप फर्जी लिख के भी भेज दीजिए कि जी मेरा नाम ये है, आप मेरा फर्जी नाम ये बताइएगा, इस शख्स का नाम रियल ये है, आपने उसका फर्जी नाम ये बताना है। ये भी सब आपने मुझे असली भी बता देना है सारा कुछ, और फर्जी भी साथ में बता देना है कि कहानी में ये फर्जी बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं असली बताऊं तो मैं असली बता दूंगा, कह दें कि जी आप असली बताएं। और एक और बात इसका खास ख्याल रखना है, आप कहानी दूसरी दफ़ा भेज रहे हैं, चौथी दफ़ा या 8वीं दफ़ा, 5वीं दफ़ा, जितनी दफ़ा भी कहानी भेजेंगे, हर दफ़ा आप तारुफ लिखेंगे अपना। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने लिख दिया अगली कहानी में नहीं लिखेंगे। हर कहानी में इन बातों का आपने ख्याल रखना है, अपना नाम, तारुफ, शहर, सब कुछ मुझे ज़रूर बताना है। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9231665550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।